वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, पर लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा नहीं मिलता है तो किसी के लिए आप लोग ऐसा इंसान बन जाइए। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक दारू पीने वाले इंसान को बड़ी जल्दी दूसरा दारू पीने वाला इंसान मिल जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये उनकी सोच मिल जाती है और इसी के चलते वो अपनी लाइफ को फिर उसी हिसाब से आगे लेकर चलने लगते हैं कि अब तू पिलाएगा, कल मैं पिलाऊंगा। तो उस तरीके से उनका पैटर्न चलता रहता है। इसी तरीके से अगर आप लोग एक अच्छा इंसान बन जाएंगे तो आप लोगों को भी एक अच्छा इंसान जरूर मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जो सोच है अपने आप उसको अट्रैक्ट करने लगेगी उस पर्टिकुलर पर्सन के, और वही बोलते हैं कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाएगी। तो बेसिक क्या करना है आप लोगों को? बेसिक ये करना है कि आप लोग भी किसी के लिए एक अच्छा इंसान बन जाइए, तो ऑटोमेटिकली आप लोग को एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आप लोग लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर लेकिन इसके चलते आप लोगों को जो सबसे बड़ा फोकस देना है वो ये देना है कि आप लोगों को अपने आप को उस कैटेगरी में रखना है ताकि कभी भी आप लोग किसी का नुकसान न करें। भले ही आप लोगों से किसी का कितना ही भला क्यों ना हो जाए, पर लेकिन किसी का नुकसान ना हो। अगर किसी का भला भी ना हो तो पर नुकसान भी ना हो। एक इस कैटेगरी का इंसान रखिए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसान बनने की कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए, तभी जाकर चीजें जो हैं वो कुछ आगे बढ़ पाएंगी। और इससे आप लोग अपने आप को एक मोटिवेशन के जोन में भी रख पाएंगे। देखना कि अगर किसी की हेल्प करते हैं तो खुद अंदर से आप लोग मोटिवेट फील करेंगे। आज सैटरडे और संडे आप लोगों का रिवीजन होता है। जो भी आप लोगों ने पूरा वीक में डिस्कस किया है उसको आप लोग रिवाइज कीजिए। तो जो भी हम लोगों ने 5 मैप बेस्ड जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में वो पांचों के पांचों आप लोग लिखिएगा। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आगे फिर मंडे से फिर आप लोगों का स्टार्ट होगा। बाकी वो भी जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन या फिर जो भी आप लोगों ने चीजें तैयार की हैं उनका भी आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज द सक्सेस की। ठीक है, नहीं कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन से ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। इसका रीजन क्या है बोलने का? रीजन सीधा सीधा ये है, फिर से आप लोगों को बताता हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं या फिर कोई और टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप लोग या फिर खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग के अंदर ना सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है, पर लेकिन जब एग्जाम होता है वो बी पॉइंट होता है, वहां पर क्या होता है? दिमाग के अंदर से चीजें निकालनी होती हैं। तो रिवीजन जो है वो इस साइकिल को कंप्लीट कर देता है। यानी कि दिमाग में चीजें चली गई, फिर रिवीजन में आप लोगों ने दिमाग में से निकाल ली, तो साइकिल कंप्लीट हो जाती है और एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को सेटल कर चलेंगे। तो याद रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर हम लोग नजर डालेंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल और ये है सेकंड आर्टिकल। ये मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मणिपुर में जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल होती हुई जा रही है। आखिर क्या रीजन है, क्या क्या बातें हैं, डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ में बैकग्राउंड में एंटी डिफेक्शन लॉ को आप लोगों को मैं डिटेल में यहां पर बताऊंगा। आज का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। इतनी बातें आर्टिकल के अंदर नहीं है जितनी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। यानी कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएसए का एंगल आप लोगों को जो समझ में आने वाला है उसमें कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहने वाला है, प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। चेन्नई में जो यहां पर फिर से लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया तमिलनाडु के अंदर, तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनेगी। तो एक दो पॉइंट यहां पर इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो कैपिटल है दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो लिमिट कर दी गई है। पहले टेस्टिंग फैसिलिटी ज्यादा थी, अब यहां पर लिमिट कर दी गई है। यानी कि ये दिखाने के लिए कि केस जो है वो कम आ रहे हैं, तो टेस्टिंग फैसिलिटी यहां पर कम कर दी गई है। तो ये तो वही बात होगी, सामने प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग आंख मूंद कर खड़े हो जाओ कि हाँ हम लोग को प्रॉब्लम दिखी नहीं रही है, तो वो कंडीशन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर भी फटकार लगाई थी कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम को टैकल करने का, पर लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी ही कुछ फिलहाल देखने को मिल रही है। इवन जो यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके द्वारा यहां पर यहां तक भी बात की गई कि दिल्ली के अंदर जो भी हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो ओनली लोकल लोगों को ही देखेंगे। जो बाहर के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको वो नहीं देखेंगे, वो ओनली लोकल लोगों के लिए हैं। फिर बाहर के लोगों क्या होगा, उनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो उनमें दिखाएं। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर इस तरीके की सिचुएशन यहां पर बोली जा रही है हमारी खुद की कंट्री के ऊपर, एक बार को बोले कि बाहर की कंट्री कोई सिटीजन आएगा यहां पर तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो समझ में आता है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। काफी क्रिटिसिज्म उनका इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर हुआ, पर लेकिन ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वोट है तो सारी चीजें रहेंगी। वोट है तो केजरीवाल रहेंगे, वोट नहीं है तो केजरीवाल जी भी नहीं रहेंगे। तो कंडीशन ये है कि एक तरीके से वोट बैंक पर पूरा फोकस है। दिल्ली की जनता खुश होगी जो उनको वोट देगी कि हाँ हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो वही बेसिकली यहां पर फंडा है। पर लेकिन ऐसी महामारी के ड्यूरेशन में ऐसा स्टेप उठाना ये कितने हद तक सही है वो भी सोचने वाली बात है। वैसे तो आप लोग बोल रहे हैं वर्कर को हम लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, उनको यहां से छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और वैसे ऐसी बातें बोली जा रही हैं, तो ये कितने हद तक सही है ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं।
नंबर ऑफ केसेस के ऊपर एक बार थोड़ा सा नजर आप लोग डाल लीजिए। बात की जा रही है कोरोना वायरस केसेस के बारे में, तो 8.7 मिलियन केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं, यानी कि 87 लाख केस आप लोग के सामने है। इसी के साथ में यहाँ पर 4,62,000 के करीब जो डेथ हो चुकी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी से अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 46 लाख यानी कि 4.6 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि ये अपनी जान बचाकर इससे बाहर आ चुके हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है 22 लाख केस के साथ में, हालांकि 23 लाख हो जाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर आ रहे हैं जल्दी ही, और 1,21,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है यूएसए के अंदर में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, ये भी 1 मिलियन का आंकड़ा यानी कि 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं, और 49,000 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रसिया यहाँ पर 5.5 लाख केस के साथ में तीसरे नंबर पर बरकरार है, और 7,000 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया यहाँ पर 3,95,000 केस के साथ चौथे नंबर पर बरकरार है, और लगभग 13,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में कल सबसे ज्यादा केस देखने को मिले, अब यहाँ पर 13,000 का भी आंकड़ा क्रॉस कर दिया गया, तो 14,721 केस आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये टॉप पर चल रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र के अंदर लगभग यहाँ पर ये 4,000 के करीब केस आए, तमिलनाडु के अंदर 2,000 और दिल्ली के अंदर ये 3,000 के करीब केस कल देखने को मिले। तो काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं सिचुएशन को कैसे आगे चलकर नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये छोटी सी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि हमारी जो टेरिटरी के अंदर कोई भी आउटसाइडर नहीं रहेगा, यानी कि इनके द्वारा ये बोला गया था कि 1 इंच जमीन भी हम लोग अपनी किसी को नहीं देंगे। तो अभी यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई गई, उसमें चीजों को डिबेट किया गया। तो यही बात सारी देखने को मिली कि चाइनीज क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और चाइना जो है आज के डेट में एंटायर जो गालवान वैली है उसके ऊपर अपना ये आधिपत्य बता रहा है कि ये सारा एरिया मेरा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कैसे सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि चाइना ने अभी यहां पर जो हरकतें की उसके बाद में चाइना के द्वारा ये भी बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर ये इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला ये इंडिया के द्वारा प्रोवोक किया गया, यानी कि इंडिया की साइड से यहां पर ये स्टार्ट किया गया, हमारी साइड से कुछ नहीं किया गया। तो ऐसी भी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कहां पर जाकर कैसे नॉर्मलाइज होती है। अभी फिलहाल इसके बारे में आप लोग ये आइडिया रखेगा। आइए हम लोग डिटेल में क्वेश्चन समझते हैं और डिटेल में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहले नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है जो नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एक अच्छे मेजर्स लेने चाहिए इस चीजों को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन चल रही है तो उनको रिवाइव करने के लिए स्टेप उठाने चाहिए। नॉर्थ कोरिया को पुश करना चाहिए फिर से ताकि नॉर्मलसी को लेकर आया जाए, क्योंकि आज के डेट में जो सिचुएशन है दोनों कंट्री के बीच में वो फिर से एक ग्रेव कंडीशन क्रिएट होती जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए थे चीजों को नॉर्मल करने के लिए वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे अगर यहां पर फिर से वहीं पर ही आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, यहां पर पर्टिकुलर आप लोगों के सामने पिक्चर है। ये यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं ये मिले थे यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के पास में जिसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है, जिसको डीएमजेड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो रिलेशन थोड़े अच्छे होते हुए नजर आए थे। अब तक इनकी 2 मीटिंग हो चुकी थी यहां पर, एक थी सिंगापुर के अंदर में, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, और दूसरी जो देखने को मिली थी वियतनाम के अंदर में। तो ये 2 मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग थोड़ी ठीक ठाक बोली गई थी, इसी के चलते दूसरी मीटिंग बुलाई, पर दूसरी मीटिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि हाँ बोला जा सके कि हाँ कुछ अच्छा यहां पर देखने को मिला। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आई। और देखिए आज की डेट में जो नॉर्थ कोरिया है ना वो एक ऐसी कंट्री है जिसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर लोकेशन आप लोग पहले समझिए, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई इंडिया, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये हो गया साउथ कोरिया, थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो ये हो गया यहां पर नॉर्थ कोरिया, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये जापान हो गया, ऊपर से यहां पर बॉर्डर टच करता है चाइना के साथ में, और थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को रशिया की भी कनेक्टिविटी इसके साथ में नजर आएगी। नीचे साउथ कोरिया हो गया। अगर थोड़ा सा और मैप में आप लोग इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया है, इसकी कैपिटल हो गई पोंगयांग, और अगर साउथ कोरिया के बारे में बात करें इसकी कैपिटल हो गई सियोल। तो यहां पर यह है बेसिक, ये जिसको बोलते हैं मिलिट्री, यहां पर बोलते हैं मिलिट्री डिमार्केशन जोन, ठीक है। एक तरीके से कोई भी मिलिट्री के लोग यहां पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेंगे, पर लेकिन इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मिलिट्री आप लोगों की प्रेजेंस यहां पर नजर आएगी। तो इसीलिए यहां पर यह काफी लंबे समय से दोनों कंट्री के बीच में वॉर चल रही थी, जिसको अभी रिसेंटली बोला गया कि वो फिनिश हो चुकी है। पर लेकिन फिर से पैटर्न कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे पहला था, कोई अच्छा सुधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी कंडीशन क्या है और अभी हुआ क्या है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
जैसे पास्ट में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशन रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक बात तो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी कि कोई सी कंट्री के भी ऑफिशियल कोई सी कंट्री में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि एक दूसरी कंट्री में जो एम्बेसी है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, एक दूसरी कंट्री में कोई डिप्लोमेट्स देखने को नहीं मिलता है। तो इनके द्वारा एक बॉर्डर लाइन के पास में एक ऐसा ऑफिस बनाया गया है, यहाँ पर जो आप लोगों के सामने पिक्चर में दिख रहा है, एक शानदार बिल्डिंग बनाई गई। ये बिल्डिंग जो बनाई गई ये बनाई गई नॉर्थ कोरिया की साइड में, ठीक है, जिसको कैसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। ये पर्टिकुलर एरिया ही यहाँ पर एक ऐसा एरिया हुआ करता था जब दोनों के बीच में बातें करनी है या फिर दोनों के लीडर को कहीं पर कुछ बातें करनी है, आगे चीजों को पहुंचाना है। तो 2005 में एक तरीके से इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक मीडिएशन सेंटर भी यहां पर बनाया गया ताकि बात चलती रहे। कई सारी हॉटलाइन स्टार्ट की गई। हॉटलाइन का मतलब क्या होता है? हॉटलाइन का मतलब होता है कि डायरेक्ट बात की जा सके। मान लीजिए इनकी आर्मी के साथ में, नेवी के साथ में, लीडर के साथ में, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में, तो डायरेक्ट बात की जा सके। इसका फायदा क्या होता है? हॉटलाइन का यह फायदा होता है, मान लीजिए कल को नॉर्थ कोरिया की साइड से अपनी मिलिट्री को आगे लेकर लाया जा रहा है, तो साउथ कोरिया एकदम बोलेगा कि भैया ये क्या कर रहे हो, मिलिट्री को आगे क्यों लेकर आ रहे हो? तो ये बोलेगा कि हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए लेकर आ रहे हैं। वरना क्या होता है, जैसे ये मिलिट्री को लेकर आते हैं, हॉटलाइन अगर नहीं होती तो साउथ कोरिया भी अपनी मिलिट्री को लेकर आने लगता। तो इससे क्या होता, दोनों के बीच में टेंशन हो सकती थी। अगर किसी की साइड से भी एक छोटी सी भी कोई फायर होती तो उसको और बुरे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। यानी कहने का मतलब यह है कि और बुरी कंडीशन बन सकती थी। तो हॉटलाइन का सीधा सीधा फायदा ये होता है कि दोनों के बीच में क्लैरिटी आती रहती है कि हाँ भैया कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को नॉर्मल ही है, हम लोग बस अपने यहां पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इससे बातें चलती रहती है, तो चीजों का सॉल्यूशन निकलता रहता है। तो इसी के बारे में यहां पर ये सारी चीजें इस बिल्डिंग में देखने को मिलती थी। पर अभी क्या किया गया इस बिल्डिंग का जो ये अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी बिल्डिंग थी, इसका ये हाल कर दिया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों किया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब माइंड में ये आएगा। तो उसी के बारे में यहां पर डिटेल में जानेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया था, ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग थी, ये बनाई किस लिए गई थी और अभी इसको उड़ाया क्यों गया, और उड़ाने के पीछे क्या क्या कंडीशन यहां पर हो सकती है, जो एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं। तो यूएस, सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि यूएसए को जो यहां पर जो कोरियन पेनिनसुला में बातें स्टार्ट रखनी चाहिए, यहां पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना फिर से कंडीशन खराब हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया के द्वारा जिसको यहां पर केआईसी यानी कि यहां पर बोला जाता था इसको कैसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो इसको उड़ा दिया गया है, डिटोरेट कर दिया गया, एक तरीके से खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक अच्छे रिलेशन का काम करता था। पर लेकिन अब यहां पर रिलेशन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, अगर इसको पर्टिकुलर सिचुएशन को आप लोग ध्यान में रखें तो, क्योंकि यही एक बात करने का जरिया था। यहां पर केआईसी यानी कि कैसोंग इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्थ कोरिया की साइड बनाया गया था साउथ कोरिया के द्वारा। जो डीमिलिटराइज जोन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़कर, डीमिलिटराइज जोन मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर, तो डीमिलिटराइज जोन से थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलता था, जैसे आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो एरिया था यहां पर, ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये प्रोजेक्ट 2004 में स्टार्ट किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा, अपने ऑपरेशन, ताकि फाइनेंशियल एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया में इंक्रीज की जा सके और नॉर्थ कोरिया को भी इसका फायदा देखने को मिले। तो साउथ कोरिया का बेसिक पर्पज ये था कि एक इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें साउथ कोरिया की कंपनी अपना काम करेगी और नॉर्थ कोरिया के जो लेबर है उसको यूज करेगी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि साउथ कोरिया की अच्छे प्रोडक्ट बन पाएंगे और नॉर्थ कोरिया की लेबर को काम मिल जाएगा और सस्ती लेबर साउथ कोरिया की कंपनी को मिल जाएगी। तो दोनों के लिए फायदेमंद है, उनको जॉब मिल जा रही है, इनको सस्ती लेबर मिल जा रही है, तो इस तरीके से अच्छा काम चल पाएगा और साउथ कोरिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया में एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देगी। तो केआईसी जो था बेसिकली ड्यूटी फ्री जोन था, यानी कि ऐसा नहीं कि यहां पर कोई टैक्स लगेगा, ठीक है, तो ड्यूटी फ्री जोन था, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी यहां पर। इसी के साथ में फॉरेन क्रेडिट और करेंसी भी यहां पर आसानी से आ जा सकते थे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन है। नॉर्थ कोरिया हमेशा आनन फानन में कई सारी मिसाइल टेस्ट करता रहता है, तो इसके चलते बहुत सारे सैंक्शन यहां पर, खासकर एक तरीके से यूएन के द्वारा भी, यूएसए के द्वारा भी सैंक्शन लगा रखे हैं। तो इसके चलते यहां पर कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई भी अपना पैसा एक तरीके से खतरे में डालने की कोशिश नहीं करेगा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके। इसी के साथ में अगर बात करें साउथ कोरिया के बारे में, तो साउथ कोरिया ने जब यहां पर ये फैसिलिटी स्टेब्लिश करी कि हाँ कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो नो वीजा की भी बात की गई, यानी कि वहां पर एंट्री करने के लिए कोई वीजा नहीं होना चाहिए। वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम टाइम तनातनी रहती है और नॉर्थ कोरिया से कोई भी खबर बाहर नहीं आती है। तो यहां पर ये काफी एक ऐसा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं जहां पर लोग जो हैं उनको ईज फील होने लगा थोड़ा सा, कि हाँ यहां पर जाएंगे, काम करेंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया की जो हरकतें हैं वो थोड़ी कम होती हुई भी यहां पर नजर आएंगी। एक ऐसी एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाई जा रही थी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है नॉर्थ कोरिया की साइड से, तो यहां पर एक तरीके से बोला गया
जो इकोनॉमी आज के में चल रही थी यहां पर, ठीक है, जो रिफॉर्म की तरफ को, तो उसको एक तरीके से यहां पर रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो दोनों के बीच में टेंशन यहां पर हो गई है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कैसे एक तरीके से एंगेज होंगे और कैसे यहां पर नॉर्मल कंडीशन बनेगी। अब थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। दो ज्वाइंट लाइजन ऑफिस है यहां पर, बेसिकली दोनों बॉर्डर के बीच में था यहां पर, ये जिसको उड़ा दिया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की साइड में था डीमिलिटराइज जोन से थोड़ा सा आगे बढ़कर, तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा फिर से यहां पर एक तरीके से एग्रेसिव पोस्चर अपना दिखाया गया है। एग्रेसिव पोस्चर फिर से उनके द्वारा बोला गया है कि हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हमारी जो बेसिकली आर्मी है, मिलिट्री है, वो बात करेगी। ऐसी बात उन्होंने साउथ कोरिया को बेसिकली बोली है। तो एक तरीके से जो ट्रबल है पेनिनसुला में वो फिर से देखने को मिल रहा है। एक साल बाद यहां पर जब नॉर्थ कोरिया के साथ में यूएस से बात कर रहा था कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे और एक तरीके से डीन्यूक्लियराइज करेंगे, दिसंबर 31 में यहां पर ये बातें देखने को मिली थी। तो पर लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन अभी देखते हुए नजर नहीं आ रही है। नॉर्थ कोरिया जो है यहां पर उसने मिसाइल टेस्ट भी कंडक्ट किए, यहां पर सेंड किए वार्निंग कि वॉशिंगटन को भी और सियोल को भी, यानी कि साउथ कोरिया को भी और नॉर्थ कोरिया को भी, वो सॉरी साउथ कोरिया को भी और यूएसए को भी, वॉशिंगटन बोला गया यानी कि यूएसए को भी। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सही है कि हाँ साउथ कोरिया को तो समझ में आता है कि गुस्सा होता है कि हाँ एक तरीके से पड़ोसी देश से दुश्मनी चलती रहती है कुछ ना कुछ। यूएसए का क्या फंडा है? यूएसए का ये फंडा है कि साउथ कोरिया को कंप्लीटली यूएसए सपोर्ट करता है। यूएसए एक तरीके से बहुत बड़ा पार्टनर है साउथ कोरिया का। बहुत सारे कई सारे जो मिलिट्री एरिया भी हैं वहां पर इस्टेब्लिशमेंट जो यूएसए के द्वारा कर रखे हैं। तो इसके चलते साउथ कोरिया को खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं जैसा यहां पर जैसा यहां पर गद्दाफी के साथ किया गया, सद्दाम हुसैन के साथ किया गया, ऐसा कुछ मेरे साथ भी देखने को न मिले। आखिर ऐसा क्या किया गया, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले यहां पर समझिए, अभी यहां पर जो लेटेस्ट क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो एंटी नॉर्थ कोरिया जो डिफेक्टर ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लीजिए नॉर्थ कोरिया से कोई निकलकर बाहर चला गया जैसे तैसे अपनी जान बचाकर, तो वो यहां पर बैलून में मैसेज भरकर भेजते हैं। कुछ ऐसा देखिए आप लोग, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बैलून रहते हैं जिनमें ये मैसेज लिखते हैं, कई सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रहते हैं जो यहां से बॉर्डर से भेजे जाते हैं और ये नॉर्थ कोरिया में जाकर गिरते हैं, नॉर्थ कोरिया की जनता को मिलते हैं। जब नॉर्थ कोरिया की जनता को मिलते हैं तो नॉर्थ कोरिया समझ पाते हैं कि बाहर की कंट्री कैसी है, बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर लाइफ कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ इस इंसान ने बर्बाद कर रखी है। वहां पर एक जो मीडिया है वो कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल है, जो चाहते हैं जनता को सुनाना चाहिए वही जनता को सुनाया जाता है। तो इसलिए बाहर से अगर कोई चीजें इस तरीके से आ रही हैं, गुब्बारे के थ्रू भेजी जा रही है यहां पर साउथ कोरिया के अंदर से, तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं। तो नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज में रहती है। तो उनको लगता है कि हाँ यार बाहर जिंदगी अच्छी है, हमारी जिंदगी यहां पर बहुत बदतर हो चुकी है एक तरीके से। तो एक तरीके से लोगों के अंदर जो नहीं कहते कि लोगों के अंदर क्रांति भड़कने लगती है कि हाँ हमको भी यहां पर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके चलते जो लीडर हैं वो इन सब चीजों के बहुत खिलाफ रहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो फिर एक तरीके से ऐसा स्टेप उठाते हैं जैसा यहां पर अभी उठाया गया। इनके द्वारा बोला गया कि साउथ कोरिया यहां पर ये चीजें अलाउ कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है जिससे हमारी कंट्री के जो लोग हैं यहां पर वो यहां पर एक तरीके से विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर यही एक्टिविटी चलती रही। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही बताया गया है कि साउथ कोरिया ऐसी एक्टिविटी अपनी जमीन से क्यों नहीं रोक पा रहा है जो यहां पर जा रही है। ये बेसिकली होता क्या है, मैंने अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की थी। वो जो वीडियो थी काफी टाइम हो गया, हालांकि देखूंगा फिर से शेयर कर दूंगा। उसमें नॉर्थ कोरिया की एक लड़की निकल कर आई और उसने अपनी आप बीती सुनाई थी वहां पर, यानी कि कैसी कंडीशन देखने को मिलती है वहां पर। कोई लीडर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता वहां पर। एक तरीके से जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं वहां पर, उनको भी ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। कभी भी जो आर्मी रहती है वहां पर उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनके रेप तक किए जाते हैं अगर लगता है कोई भी कुछ गलत कर रहे हैं। अगर एक बच्चे ने, अगर किसी के पिता ने कोई गलत काम कर दिया तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। यह समझिए कितनी खतरनाक बात है। यहां तो कुछ भी नहीं है, भैया पकड़ा सजा डाल दी, कुछ दिनों तक उसको एक पर्टिकुलर इंसान को भी सजा नहीं मिलती है, वहां 3 पीढ़ियों को सजा मिलती है। अब 3 पीढ़ियों की क्या गलतियां आने वाली की, तो यह कंडीशन नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है। तो डिक्टेटर बोल सकते हैं, तानाशाह, कुछ भी जो आप लोग इसको बोलना चाहें, पर हां ये है एक ऐसा इंसान आज के में कि जो कंट्री को इस तरीके से कब्जे में किए हुए हैं कि उसकी हवा भी बाहर नहीं जाती है कि क्या चल रहा है कंट्री के अंदर में। तो इसके चलते यहां पर लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है बिल्कुल ऐसे जैसे एक कुएं में मेंढक रहता है, उसको लगता है कि ये सारी दुनिया बस यही है। पर लेकिन जब बाहर निकलता है तो समझ में आता है कि ये तो एक छोटा सा कुआं था, बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशियन है, पता नहीं क्या क्या है। तो फिर आंखें खुलेंगी, तो वो यहां पर लोगों की आंखें नहीं खुलने देता है। ये कंडीशन सबसे खतरनाक रहती है। इसी के चलते जो साउथ कोरिया उसने रिफ्यूज कर दिया रिसेंटली अभी जो सॉरी इसी के चलते जो यहां पर एक तरीके से जो एक तरीके से एंग्री यानी कि गुस्सा हो गया यहां पर, तो रिफ्यूज किया गया एक तरीके से। यहां पर जो कंडीशन देखने को भी देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे लाइजन ऑफिस यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया तो उसी के चलते फिर थ्रेट भी इनके द्वारा दी गई, ठीक है। तो फिर भी यहां पर कंडीशन क्या रहती है अगर देखा जाए
कि जो भी बुरी चीजें चल रही है कम से कम बातें तो चलती रहे। तो यहां पर साउथ कोरिया पर गुस्सा हो गया नॉर्थ कोरिया पर, लेकिन फिर भी यहां पर जो डिमोलिश किए गए जो लाइजन ऑफिस था, हॉटलाइन थी, इसी के साथ में डिप्लॉय करने की बात की गई कि हम अपने ट्रूप्स जो डिप्लॉय कर देंगे। तो ये सारी सिस्टम खतरनाक हो गया थोड़ा सा। जो यहां पर ये लाइजन ऑफिस था बेसिकली इसका पर्पज ये था कि दोनों के बीच में बात हो सके, हॉटलाइन चल रही थी तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सके। पर लेकिन जब कॉन्टैक्ट ही खत्म हो चुके हैं तो फिर कंडीशन क्या होगी, तो फिर थोड़ी सी सोचने वाली सिचुएशन यहां पर बन जाती है कि आखिर अब आगे क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे अगर बात करें यहां पर देखिए, अब जो है आगे दो साल तक यहां पर जो चीजें चल रही थी, चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, वो फिर से यहां पर टेंशन में चीजें स्टार्ट हो गई हैं। अब यहां पर इसको कैसे नॉर्मल करना है, तो इसके चलते साउथ कोरिया के जो यूनिफिकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था किम येन चुल, ठीक है, उनके द्वारा भी रेजिग्नेशन दे दिया गया। तो यहां पर चलिए उनको लगा कि यहां पर जो इनकी वैसी चीजें हो रही हैं तो उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया। तो देखते हैं टेंशन कैसे यहां पर शांत होगी, पर लेकिन इससे कोई लग नहीं रहा है कि इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है टेंशन के ऊपर। 2 साल पहले जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में किम जोंग उन की बात स्टार्ट हुई थी नॉर्थ कोरिया के लीडर के, तब से यहां पर सिंगापुर में पहली बात हुई, बोला गया डीन्यूक्लियराइज करेंगे। तो डीन्यूक्लियराइज करने की बात तो की गई कि हां हम लोग न्यूक्लियर वेपन को खत्म करेंगे, पर लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाए क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाहता था कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए जाए अगर हम इसको डीन्यूक्लियराइज करना स्टार्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप ये बोला था कि पहले सबको डीन्यूक्लियराइज करो उसके बाद में हम लोग सैंक्शन हटाएंगे, यानी कि एक तरीके से दोनों के बीच में सहमति उन चीजों को लेकर नहीं हो पाई, ठीक है, जिसके चलते यहां पर कंडीशन ये काफी खतरनाक देखने को मिली। हालांकि उस टाइम पर बोला गया था कि 1950 से 53 से लेकर जो कोरियन वॉर चल रही थी वो एंड हो गई, यानी कि वर्ल्ड में सबसे लंबी वॉर इसको बोला जाता है। 1950 से स्टार्ट हुई थी यहां पर ये, और ये आप तक देखने को मिली। अब यहां पर इसको एंड किया गया था, पर लेकिन उसका एंड होना ना होना कोई मतलब नहीं है। फिर से अगर सिचुएशन ऐसी ही बन जाती है, फिर से अगर यहां पर ट्रूप्स आ जाते हैं तो सारी जो भी आशाएं हैं वो यहां पर धरी की धरी रह जाएंगी। तो सोचने वाली बात यहां पर फिर से यही है कि कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हो। किम जोंग उनके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग समझिए आज की डेट में वो बेसिकली ये चाहते हैं कि उनसे आकर बात करिए। काफी लंबे समय से कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, जो चीजें हैं वो ऐसी ही चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी बिजी हैं अपनी घर की पॉलिटिक्स में, इलेक्शन उनके आ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि फालतू में यहां पर मैं इनके साथ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं और मुझे कोई एक तरीके से देख भी नहीं रहा है, मेरे बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये बात की जाती है, पर फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है, रे ऑफ होप है, अगर फिर से डायरेक्शन में चीजों को आगे लेकर चलना चाहे तो चल सकते हैं। मिस्टर जुन जो है उनको एग्री होना चाहिए डीन्यूक्लियराइज के ऊपर, और इसी के साथ में अमेरिका को भी अपने सैंक्शन हटाने चाहिए। पर लेकिन दोनों चीजें अगर एक साथ हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि तुम पहले डीन्यूक्लियराइज करो फिर हम लोग सैंक्शन हटाएंगे, या फिर पहले तुम सैंक्शन हटाओ हम लोग तब डीन्यूक्लियराइज करेंगे। तो दोनों चीजें अगर पैरेलल में चलें तो थोड़ी चीजें यहां पर सही हो सकती हैं, तो वो चीजें यहां पर थोड़ी सी देखने को मिलेगी। काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जब यहां पर बात करते हैं ऐसी कि हाँ बार बार इतने लंबे समय से चीजें चली हुई आ रही है फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ऐसे ही जिसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें देखने को मिलती हैं आप लोगों को, वही कंडीशन यहां पर नजर आएगी। तो नॉर्थ कोरिया जो है यहां पर एक तरीके से अगर उसको कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगी डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, तो ही चीजें आगे बढ़ेगी। पर यूएसए चाहता है कि पहले जो चीजें हैं वो पूरी ढंग से हो जाए तब वो यहां पर एक तरीके से सैंक्शन हटाना स्टार्ट करे। पर लेकिन नॉर्थ कोरिया यहां पर उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करता है, जैसे कि पास्ट में सद्दाम हुसैन को निकालकर फेंका गया इराक से, ठीक है, इसी के साथ में मुन्नार गद्दाफी को लीबिया से निकालकर फेंका गया जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं सॉरी यूएसए के द्वारा। अब सेम कंडीशन यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील के साथ में देखने को मिल रही है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आज की डेट में यहां पर आप लोगों को पता है पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके साथ में ये डील साइन की गई 2015 में जो ईरान के साथ में कि आप लोग न्यूक्लियर जो वेपन है उनको आप लोग हटाना स्टार्ट कीजिए और हम लोग आपके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे। तो अगर ये इसके ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं तो इनकी इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिनके ऊपर इसने सैंक्शन लगा रखा था कि वो यहां से क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, ईरान से जो व्यापार है उसको कम करेंगे वरना हम उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। तो पावरफुल कंट्री एक तरीके से दबाकर चलती थी दुनिया को, तो इसलिए यहां पर चीजें ऐसी देखने को मिलती थी। पर फिर भी एक अच्छी डील आप लोग इसको बोल सकते थे, जो कि यहां पर P5+ के नाम से जानी जाती थी। परमानेंट 5 मेंबर जो थे यहां पर, यानी कि जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना, इसी के साथ में यहां पर हो गया फ्रांस, एक कंट्री और रह गई, वो कौन सी है उसका नाम आप लोग बताइए। तो टोटल मिलाकर परमानेंट 5 मेंबर +1 था जर्मनी, तो ये ईरान के साथ मिलकर बात कर रहे थे, तो इसको P5+1 के नाम से जाना गया। तो इनके द्वारा यहां पर एक अच्छी खासी डील साइन की गई, पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए यहां पर उनके द्वारा बोला गया ये एक बर्बाद डील है, मैं इससे बाहर निकलूंगा, वो तुरंत आते इससे बाहर निकल गए। तो इसी के चलते यहां पर किम जोंग उन जो है वो सारी हिस्ट्री देख रहे हैं कि सद्दाम को निकालकर फेंका गया, गद्दाफी को निकालकर फेंका गया, अब सेम काम ये हुसैन रूहानी के साथ करने के लिए तैयार है। तो फिर मेरे साथ में कैसे यहां पर ये इंसान सही एक के तरीके से व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए ये बोलते हैं यहां पर पहले आप हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाओ तभी हम लोग आगे कुछ करने के बारे में सोचेंगे। तो हमेशा से ये बात यहां पर करने की कोशिश की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से बोला था कि इलेक्शन से पहले यहां पर वादे किए गए थे कि नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन अच्छे करेंगे, कई सारी बातें उनके द्वारा बोली गई थी, तो उन्हीं को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन किम जोंग उन भी समझ रहे हैं कि यहां पर ये इंसान जो एक तरीके से अपने जो लंगोटिया यार है उनके साथ में कुछ गलत कर सकता है, तो मैं तो फिर भी इसके लिए कुछ नहीं हूं। तो इसलिए
यहां पर ये फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें, जब बात की जा रही है कोरियन वॉर के बारे में, कोरियन वॉर तो चलिए टेक्निकली यहां पर खत्म हो चुकी है, पर लेकिन जैसी कंडीशन बन रही है यहां पर अभी भी कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, ठीक है। तो चीजों को कैसे कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहिए उनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, तभी जाकर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी। जो रोड है यहां पर बोला जा रहा है कि जो वो एक तरीके से इजी भी नहीं है, ठीक है, किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलोगे, और जो रास्ता यहां पर लिया जा रहा है अभी फिलहाल जो चल रहा है इससे कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो यूएसए और साउथ कोरिया को यहां पर आगे आना चाहिए खासकर चीजों को नॉर्मल करने के लिए, पर लेकिन वर्स्ट कंडीशन हो गई जब दोनों ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की, तो यहां पर कंडीशन सुधरने के अलावा और बिगड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं कोरोना वायरस से, इकोनॉमी की कंडीशन खराब है और एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहा है कंट्री के अंदर। जब ब्लैक व्हाइट वाली बातें यहां पर देखने को मिली, एक ब्लैक पर्सन मारा गया जिसके चलते एक कंडीशन देखने को मिली। तो अगर यहां पर जो पास्ट में 2 समिट हुई है, एक तो हुई थी सिंगापुर में और दूसरी हुई थी वियतनाम के अंदर में किम जोंग उन के साथ में। अब कंडीशन ये है कि फिर से अगर वो चाहते हैं कि बातें नॉर्मल हो तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा कुछ बात करनी पड़ेगी, पेनिनसुला में नॉर्मल से अगर लेकर आनी है तो फिर थोड़ी सिचुएशन यहां पर सुधारनी पड़ेगी, वरना फिर से अगर कंडीशन ऐसी पहुंच गई तो फिर ये चीजों को सुधार नहीं पाएंगे। इसी के साथ में कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। यह है किम जोंग उनकी बहन, इनको सेकंड इन कमांड बोला जा रहा है, यानी कि किम जोंग उनके बाद में दूसरे नंबर पर यहां पर ये जो फॉरेन रिलेशन है सारे वो ये हैंडल कर रही हैं आज के डेट में। ये फिलहाल रिसेंटली अभी पिक्चर में आई थी जब साउथ कोरिया के साथ में अच्छे रिलेशन करने की बात की गई। कई बार किम जोंग उनको बोला जाता है कि बीमार रहता है ये छोटा बच्चा छोटा बच्चा क्या मतलब गोदू मोदू सा बच्चा है ये हो सकता है कि कोई बीमारी चल रही हो अंदर ही अंदर। तो ये माना जा रहा है कि इनकी सिस्टर आने वाले टाइम में यहां पर कमांड में रहने वाली है। कई बार यहां पर ये गायब भी हो जाते हैं कई कई महीनों तक, तो तब भी यहां पर इन्हीं को देखा जाता है कि यहां पर ये चीजों को हैंडल करती हुई नजर आती हैं। तो ये अपने हाथ में चीजों को लेकर चल रही हैं। अब आगे कैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी वो यहां पर देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया के साथ में भी यहां पर ये पर्टिकुलर बात की गई थी इस पर्टिकुलर जोन में आकर, तो वो भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अब सिचुएशन ये है कि कैसे चीजों को नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं, दोनों कंट्री कैसे आगे चीजों को लेकर चल सकती है, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, तो इसलिए माइंड में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक को लेकर। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होता है इससे पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, तो देखिए कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। जब तक फीडबैक आप लोग नहीं देंगे कैसे पता चलेगा क्या क्या माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी नहीं है, किन चीजों को लेकर डाउट है। तो इसलिए हमेशा बोलता हूं मैं आप लोगों को हमेशा फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए, उससे मुझे पता चलता रहता है चीजों के बारे में, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है ये मणिपुर के बारे में बात की जा रही है। पहले आप लोग एक बार मणिपुर को मैप में देख लीजिए, फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कहां पर ये लोकेटेड है। तो यहां पर ये देखिए है मणिपुर, ठीक है। तो यहां पर ये है इसकी कैपिटल इंफाल। तो ऊपर हो गया नागालैंड इसको टच करता है, इधर से आसाम टच करता है और इधर से टच करता है यहां पर मिजोरम, और बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर जो करता है यहां पर म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये है मणिपुर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मणिपुर में रिसेंटली अभी क्या देखने को मिला, पॉलिटिकल डिफेक्शन देखने को मिला। मतलब क्या है इसका मतलब यहां पर यह है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी जैसे मान लीजिए पावर में यहां पर बीजेपी थी, तो बीजेपी को छोड़कर लोग यहां से भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इंपॉर्टेंट है यहां पर जो बैकग्राउंड की सिचुएशन हमारी कंट्री में संवैधानिक एंगल क्या है इसका और क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पहले यहां पर सबसे पहले बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे तो क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोग अटेंड कर पाएंगे और इसी के साथ में आप लोगों को और भी चीजों को लेकर चीजें समझ में आएगी। तो इसके बारे में कई सारी बातें करता हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारी कंट्री में ये बेसिकली टेक्निकली 10th शेड्यूल के अंदर यहां पर इसको रखा गया संविधान में, और ये बेसिकली काम ये करता है कि जो इनस्टेबिलिटी आती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में, उसको यहां पर हटाया जा सके। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो कम से कम 5 साल तक तो वो रहे ना, क्योंकि जनता ने विश्वास जताकर उसको वोट दिया है। पर लेकिन होता क्या है, उसको छोड़कर लोग भागने लगते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उसका बेसिक एक ही रीजन, 2 रीजन होते हैं, या तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है या फिर उनको कोई पोस्ट मिल रही है अच्छी खासी किसी मिनिस्टर की। तो ये चीजें होती हैं जिसके लिए वो उसको छोड़कर जाते हैं। ये जो बिल था हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 52वां अमेंडमेंट बिल 1985 के नाम से। 24 जनवरी 1985 में इसको एक तरीके से पब्लिश किया गया था। उस टाइम पर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इनके द्वारा यह बोला गया था, ये इस चीज से टेंशन में आ चुके थे। देखिए होता क्या था, चुनकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, छोड़कर चले गए किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिल गए, तो इनस्टेबिलिटी आ जाती थी। तो बात यह आने लगी कि आया राम गया राम, यानी कि आज एक पार्टी में है ये कल को दूसरी पार्टी में चले गए। तो एक कॉन्सेप्ट से वहां पर एक तरीके से काफी फेमस हो गया कि आया राम गया राम बोला जाने लगा कि आज किसी पार्टी में कल किसी पार्टी में होगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पर यह अमेंडमेंट किया गया, जो कि आगे चलकर एक्ट बना 52वां, यानी कि 52वां ही तो यह अमेंडमेंट बिल था और 52वां ही यहां पर यह एक्ट बना 1985 में, ठीक है।
तो ये था बेसिकली, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कब था, ये कहां था। तो 10th शेड्यूल में हमारी कंट्री में जो अमेंडमेंट किया गया 52वां 1985 में, तब जाकर यहां पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी कंट्री में आया। इसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जान लेते हैं। तो 52वां अमेंडमेंट था 1985 में, इंसर्ट किया गया यहां पर 10th शेड्यूल, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से आप लोग जानते हैं। एंटी डिफेक्शन यानी कि एक तरीके से डिफेक्ट होने से रोकना, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से टूटकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जो जा रहे थे उसको रोकना। तो इसके चलते इंप्लीमेंट दोनों जगह होता है, जी हां, दोनों जगह होता है, सेंटर के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी। तो सेंटर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं, और स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं। तो दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। आर्टिकल 102 जो है यहां पर ये बात करता है सांसद के बारे में, और आर्टिकल 191 का जो 2 पार्ट है यहां पर ये बात करता है विधायक के बारे में। तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये बोलता क्या है बेसिकली, उसको समझ लेते हैं, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है। तो अमेंडमेंट में यहां पर 4 कंडीशन है, यानी कि 4 कंडीशन ऐसी हैं जो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगी। अगर आप लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर जीत कर आते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग नहीं थे पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, फिर ज्वाइन कर लिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो डिफेक्शन। फिर बोला गया यहां पर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई आता है, यहां पर अगर कोई नॉमिनेटेड है वो 6 महीने के अंदर, यानी कि इफ दे ज्वाइन द पार्टी आफ्टर, अंदर नहीं बाद में, 6 महीने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहां पर नॉमिनेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो यहां पर यह भी डिफेक्शन यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टी ने यहां पर बोला है मेंबर को, ठीक है, कि बेसिकली एक तरीके से नहीं, सॉरी, अगर कोई मेंबर खुद वॉलंटरी अपने आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी यहां पर एक तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि कल भैया कोई बिल पास होना है, आप लोगों को प्रेजेंट रहना है, और पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता है, एब्सेंट रहता है वहां पर, तो फिर यहां पर क्या करता है, तभी उसको यहां पर एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई बिल पास करना है, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि तुमको भी आना है, हमको उस बिल को रोकना है, पर लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि वो आया ही नहीं वहां पर, ठीक है, तो एक तरीके से नुकसान हो गया पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको भी पार्टी से निकाला जा सकता है। तो 4 कंडीशन है यहां पर, ये जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। इसी के साथ में एक्सेप्शन है, यहां पर कुछ अपवाद हैं, वो क्या है, चेयरमैन और अगर स्पीकर, अगर ये यहां पर रिजाइन दे देते हैं, तो यहां पर ये बेसिकली इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि इनको वैसे भी इंडिपेंडेंट माना जाता है कि हाँ ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उससे ऊपर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि बोला तो ये जाता है कि जैसे स्पीकर चेयरमैन की पोस्ट पर कोई पर्सन जाता है, उसको वॉलंटरी अपने आप वहां पर रिजिग्नेशन दे देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, तभी एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि इम्पार्शियल तरीके से काम कर पाएगा, वरना वो पार्शियलिटी से काम करेगा, दूसरी जिस पार्टी का मेंबर था उसके बारे में ज्यादा सोचेगा। तो एक तो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है चेयरमैन और स्पीकर के ऊपर। दूसरा, अगर 2/3 टूट कर जाता है तो भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में 15 मेंबर हैं, ठीक है, तो 2/3 जो थे वहां पर टूटकर चले गए, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 15 मेंबर में से 10 मेंबर टूटकर चले गए। तो इसका मतलब यह है कि आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी टूटकर चली गई, तो फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो कई बार तो ऐसा भी बोलते हैं, पहले तो 1-1, 2-2 मेंबर जाते थे, अब इन्होंने बड़े लार्ज स्केल पर, यानी कि पहले यहां पर नॉर्मल होता था, अब इन्होंने होलसेल स्केल पर यहां पर यह डिफेक्शन अलाउ कर दिया गया है, यानी कि 1-2 जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्यों ना पूरी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर टूटकर चली जाए आधे से ज्यादा। तो वो कंडीशन यहां पर और ज्यादा अभी फिलहाल देखने को मिलने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिसाइज जो किया जाता है वो किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, यहां पर बात की जा रही है स्पीकर के बारे में लोकसभा के अंदर और चेयरमैन के बारे में राज्यसभा के अंदर में। नॉर्मली यहां पर स्पीकर के बारे में बात करते हैं, तो स्पीकर जो होता है यहां से डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर किया जाता है, ये यहां पर स्पीकर करता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसलिए स्पीकर की जो पोस्ट है उसके बारे में बात की जाती है कि ये पावर स्पीकर को देनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इसको मिसयूज यहां पर किया जाता है। वो कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आर्टिकल में मैं आप लोग को बताऊंगा। मणिपुर के अंदर अभी यहां पर उथल पुथल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट दे रहे थे मेंबर, उनके द्वारा सपोर्ट वापस ले ली जा रही है। एक तो एमएलए हो गए यहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी के एनपीपी के, दूसरे हो गए 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तीसरे हो गए जो बीजेपी के जो डिफेक्ट कर दिए यहां पर 3 एमएलए जो कि अपोजिशन में जाकर मिल गए, ठीक है। तो बीरेंद्र सिंह की जो गवर्नमेंट है यहां पर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो चुकी है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है अब अगर इनको कोई बोले कि कोई लॉ पास कराना है पार्लियामेंट उसके असेंबली के अंदर में, तो ये उसको नहीं करा पाएंगे। तो अनसर्टेनिटी यहां पर देखने को मिल रही है। 59 की जो असेंबली है, तो 59 की असेंबली है, इसका मतलब लगभग आप लोगों के पास में 30 एमएलए तो मिनिमम होने चाहिए आपको यहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए, पर लेकिन यहां पर अभी इनके पास में 21 रह गए हैं। तो इसके चलते यहां पर अब ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट यहां पर हो गई है। मिस्टर श्याम कुमार जो थे
जो यहाँ पर एक तरीके से वो भी यहाँ पर डिफेक्ट होकर गए, तो स्पीकर के द्वारा तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये पर्सन थे, मतलब वो नहीं था कि आज पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर छोड़ गए किसी दूसरी पार्टी में, फिर कांग्रेस में चले गए। तो स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर यहाँ पर पार्शलिटी करते हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी से कोई टूट कर जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया। पर लेकिन जब कांग्रेस से टूटकर कई सारे यहाँ पर 2017 में इनकी पार्टी में जो मेंबर आए थे 7 के करीब, उनको आज तक भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट बोलता भी है कई बार कि ऐसा कैसे, मतलब जो तुम्हारी पार्टी से टूटकर कोई जा रहा है तो तुरंत डिस्क्वालीफाई आप लोग कर रहे हैं, और दूसरी की पार्टी से टूटकर आपकी मार है तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है? तो ये तो सही तरीका नहीं होगा यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर में, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ जाती है। जिसके हाथ में पावर होती है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, और जनता वोट देती है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, पावर में कोई और आ जाती है, तो जनता के साथ भी ये विश्वासघात यहां पर देखने को मिलता है। कांग्रेस के बारे में बात करें तो फिर से उसके हाथ में पावर आने वाली यहां पर, जो कि फिर से बोला जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ में यहां पर अभी मणिपुर में पावर देखने को मिलेगी। तो मणिपुर जो है वो एक यूनिक स्टेट नहीं है जहां पर ये हरकतें देखने को मिल रही है। पहले ऐसी हरकतें अभी यहां पर कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में देखने को मिली, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिली थी, जहां पर एंटी डिफेक्शन जो लॉ था वो कंप्लीटली फेल हो गया था। यहां पर यानी कि एक तरीके से सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, इस तरीके से बार बार चीजें हो रही हैं। वन पार्टी, अगर आप लोग देखें यहां पर वन पार्टी टिकट पर जीत कर आते हैं, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जनता का ट्रस्ट भी यहां पर जाता हुआ नजर आता है। कोई तो सीट के लिए कि हाँ मिनिस्ट्री की सीट मिलेगी, और कोई यहां पर फाइनेंशियल गेन के लिए यानी कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये दो चीजें काफी बड़ी देखने को मिलती हैं। स्पीकर जो है यहां पर वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है कि हाँ डिफेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। तो इसके चलते जो स्पीकर है यहां पर, वो यहां पर जो इनकी पार्टी का डिस्क्वालीफाई होता है उसको तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अगर छोड़ के जाता है दूसरी की पार्टी को नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेंबर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली क्या अपना पर्पस सिद्ध कर पा रहा है आज की डेट में, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं लगता नहीं है कि वो अपना पर्पस सिद्ध पा रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर जो इसमें बोला जाता है कई बार तो इसमें अमेंडमेंट करो, ठीक है, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। हालांकि बोला जाता है कि आप लोग टेंशन मत लो, बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन में जो वोटर हैं वो इनको अपने आप देख लेंगे। पर लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ नहीं। कर्नाटक में जब यहां पर जीत छोड़कर दूसरी कांग्रेस पार्टी को और जो मिलीजुली पार्टी से छोड़कर जब यहां पर बीजेपी में मिले, तो री इलेक्शन में फिर से वो चुनकर आ गए। यानी कि जनता आज की डेट में भी इतनी ज्यादा अवेयर नहीं है चीजों को लेकर कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं क्या है, वो बस इंसान का फेस याद रख रही है और उसके हिसाब से वोट दे रही है। उनके कुक्रमों को भी यहां पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के चलते यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड चांस जो फॉर तमिलनाडु इन लॉकडाउन। एक नई तरीके से आप लोग ये समझिए, जैसे लॉकडाउन लगा था तो यहां पर एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी थी कि कोविड-19 को कंट्रोल किया जाए, पर लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और तमिलनाडु हमारी कंट्री में दूसरे नंबर पर है केसेस के मामले में। अब यहां पर फिर से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि इसको जो इफेक्टिव जो टाइम पीरियड यहां पर लॉकडाउन का रहेगा, कितने इफेक्टिवली उसको यूज किया जाएगा, यानी कि टेस्ट कितने किए जाएंगे, आगे कॉन्टेमिनेटेड होने से कितना रोकना है, एसेंशियल एक्टिविटी को कैसे प्रोवाइड कराना है, तो वो सारी चीजें अभी यहां पर देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में देखिए कितना इंटरेस्टिंग, यहां पर हेलमेट भी कोविड-19 का ही लगा रखा है एक तरीके से जनता को अवेयर कराने के लिए। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। अभी देखते हैं सिचुएशन कैसे यहां पर नॉर्मलाइज हो पाती है। ठीक है, आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, कोलंबिया प्लेटू के बारे में बात की जा रही थी, बोला जा रहा है कि यूएसए में पड़ता है। दूसरा बोला जा रहा है कोलंबिया जो प्लेटू है वो कवर करता है कोलंबिया रिवर जो बेसाल्ट ग्रुप है यहां पर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो समझ लेते हैं। सही आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो वॉशिंगटन आप लोगों को देखने को मिल रहा है यूएसए के अंदर में, तो कोलंबिया रिवर बेसिन यहां पर, जिसको यहां पर एक तरीके से रेगिस्तान वाला एरिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आसपास वाले रीजन में। ठीक है, तो यहां पर यह पर्टिकुलर जो लाइज करता है यूएसए के अंदर में, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहता है उसका आंसर जरूर दिया कीजिए, और पुराने जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिवाइज कर लिया कीजिए। पीडीएफ बाकी आप लोग टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहां पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, पर पीडीएफ सारी एक जगह आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को किसी से भी आप लोगों को फायदा उठाना है, वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो भी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो ये था आज का डिस्कशन। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेक्चर को डिसलाइक कीजिएगा अगर पसंद नहीं आया तो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लाइक और डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, न्यूज जर्नलिस्ट वाला लेक्चर जरूर देखा कीजिए, उससे आप लोगों का जो बेसिकली वनडे टाइप जो एग्जाम होते हैं उनको आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो चीजें वहां पर ज्यादा अच्छे से फोकस की जाती है। ठीक है, यहां पर भी चीजें यहां पर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहता है, वहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस रहता है। तो सेकंड लेक्चर देखा कीजिए, जिसमें पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो और कई सारे अलग न्यूज़पेपर से भी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।